जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोग का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर के लिए। ये हमारा पार्ट 11 है। हमने इसके पहले 1 से 10 तक पार्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप उस पार्ट को नहीं देखे हो प्लीज़ ज़रूर आप जाकर उस पार्ट को ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। 262 नंबर का जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, रीमर के एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा रीमर है, इसमें आपको चित्र दिया गया। इसमें देखिए ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमसे नाम पूछा जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रीमर क्या है। रीमर हमारा क्या है, रीमर से हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा रीमर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जो सुराख को परिशुद्ध साइज में फिनिश करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हमारा ड्रिल से हम होल करते हैं तो उस होल को हम परिशुद्ध साइज में अगर हम उस होल को लाना है तो हम रीमर का उपयोग करेंगे। दोस्तों चलिए इस प्रश्न पे आप आते हैं। रीमर के एक्स के रूप में चिन्हित कोण का नाम क्या। आपका इस कोण का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए है रेक कोण, ऑप्शन बी है फ्लूट कोण, ऑप्शन सी है हेलिक्स कोण, ऑप्शन डी आपका क्लियंस कोण। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, क्या, हेलिक्स कोण। ये हमारा क्या होता है, हेलिक्स कोण होता है। दोस्तों अगर आपसे रीमर का मटेरियल पूछ ले कि रीमर किस मटेरियल का बना होता है तो वो बना होता है दोस्तों हमारा हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील से बना होता है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 263 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, ड्रिल किए गए छेद को फिनिश करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। देखिए मैंने आपसे बताया था रीमर के बारे में कि कोई ड्रिल किए गए छेद है उसको हमको फिनिश करना या परिशुद्ध आकार में लाना है तो हम किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए आपका है रिमिंग, ऑप्शन बी है स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी आपका काउंटर सिंकिंग। दोस्तों जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्या, रिमिंग। रिमिंग से हम किए गए छेद को फिनिश कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि होल को कुछ गहराई तक हमको बड़ा करना है तो किस टूल का उपयोग करेंगे दोस्तों। तो हम उस टूल का नाम क्या है, काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग से हम होल को कुछ गहराई तक बड़ा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 264 नंबर के प्रश्न पे। क्यों हैंड रीमर के दांतों में असमान अंतराल होता है। दोस्तों जो हैंड रीमर का दांत होता है उसमें जो उसका अंतराल होता है वो असमान होता है, मतलब एक समान में नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्यों होता है। ऑप्शन ए है आपका चैटरिंग कम करें, ऑप्शन बी अधिक धातु निकालें, ऑप्शन सी आपका दक्षता बढ़ाएं, ऑप्शन डी टूल का जीवन बढ़ाएं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, शैटरिंग कम करें। हैंड रीमर में दांतें असमान अंतराल पे इसलिए होती हैं क्योंकि शैटरिंग कम करें। आपका अगला प्रश्न है 265 नंबर का, ट्विस्ट ड्रिल में क्लियंस एंगल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ट्विस्ट ड्रिल में आपसे पूछा जा रहा है जो क्लियंस एंगल हम देते हैं होता है उसका उद्देश्य क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है अपरिष्कृत छिद्रों को रोकें, ऑप्शन बी है ओवर साइज छिद्रों को रोकें, ऑप्शन सी आपका किनारों के असमान कोण को रोकें, ऑप्शन डी है ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोकें। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्रिल के किनारे के घर्षण को रोकें, इसीलिए हम ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड क्या है। दोस्तों रिविट होता है उससे हम रिविटिंग करते हैं तो हमसे पूछा जा रहा है काउंटर सिंकिंग का कोड। ऑप्शन ए है 75 डिग्री, ऑप्शन बी 80 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री, ऑप्शन डी आपका 120 डिग्री। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन ए 75 डिग्री। हमारे रिविटिंग के लिए काउंटर सिंकिंग का कोड 75 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है 267 नंबर का, ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के ओवर हीट होने का क्या कारण है। दोस्तों हम ड्रिल करते हैं
तो हमारा ड्रिल ओवर हीट मतलब वो गर्म हो जाता है। वो किस कारण से गर्म हो जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन ए ड्रिल सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। ऑप्शन बी आपका कारखंड सही ढंग से नहीं पकड़ी हुई है। ऑप्शन सी आपका क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। ऑप्शन डी आपका चिप्स के कारण फ्लूट्स ब्लॉक हो गई है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्लियरेंस एंगल सही नहीं है। क्लियरेंस एंगल अगर सही नहीं रहेगा तो हमारी ड्रिल ओवर हीट करेगी। अगला प्रश्न है हमारा, दी गई गहराई के लिए छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का नाम क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हमारी कोई गहराई दी गई है, उस गहराई के छिद्र को हमें बड़ा करना है, तो किस ऑपरेशन से हम बड़ा करेंगे। तो आपका ऑप्शन ए रिमिंग, ऑप्शन बी आपका स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन सी है काउंटर बोरिंग, ऑप्शन डी है काउंटर सिंकिंग। तो जो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन सी, काउंटर बोरिंग। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कि होल को फिनिश करना है तो हम किस टूल का उपयोग करेंगे, रिमिंग टूल का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, यदि ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक हो तो क्या होगा। दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है, इसमें अगर हम ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक मान लीजिए कर देते हैं तो क्या होगा। तो ऑप्शन ए आपका कटिंग एज ब्लंट होगी, ऑप्शन बी आपका कटिंग एज तेज नहीं होगी, ऑप्शन सी है कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा, ऑप्शन डी है कटिंग एज मटेरियल को नहीं कटेगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, क्या है, कटिंग एज कमज़ोर हो जाएगा। अगर हम ड्रिल का क्लियरेंस कोण अधिक करेंगे तो हमारा कटिंग एज क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 270 नंबर का, यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल केंद्र से बाहर चल रहा हो तो क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछ रहा है यदि ड्रिलिंग के दौरान स्पिंडल हमारे केंद्र से बाहर चल रहा है तो उस समय क्या होगा। तो आपका ऑप्शन ए है ड्रिल टूट जाएगा, ऑप्शन बी है ड्रिल अधिक गर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी है ड्रिल रफ होल बनाते हैं, ऑप्शन डी आपका अधिक आकार के छेद बन जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका अधिक आकार के छेद बन जाते हैं, ऑप्शन डी। अगर हमारा ड्रिल स्पिंडल के केंद्र से बाहर चलेगा तो मान लीजिए हमें 10 mm का छेद ड्रिल ये होल बनाना है तो हमारा 10 mm का ना बन करके वो बड़ा बन जाएगा, मतलब 12 mm का बन जाएगा। चाहे मान लीजिए उसका कोई लिमिट नहीं कितने mm का बनेगा, लेकिन वो आपका आकार अधिक हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, थ्रेड में 271 नंबर का आपका प्रश्न है, थ्रेड के एक्स के रूप में चिन्हित तत्व का नाम क्या है। दोस्तों आपसे ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है रूट, ऑप्शन बी आपका लीड, ऑप्शन सी आपका पिच, ऑप्शन डी आपका फ्लैंक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये हमारा क्या है, ये हमारा पिच है। अगला प्रश्न है हमारा 272 नंबर का, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8 भी उसमें एक क्या दर्शाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि एक हमारा ग्राइंडिंग व्हील है जिसका विनिर्देश मान लीजिए 32A46H8 भी, तो इसमें आपका ए का मतलब पूछ रहा है ए क्या दर्शाता है। तो आपका ऑप्शन ए है ग्रेड, ऑप्शन बी है ग्रेन का आकार, ऑप्शन सी है बंधक का प्रकार, ऑप्शन डी आपका अपघर्षक का प्रकार। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी आपका अपघर्षक का प्रकार। हमारा जो ए दर्शाता है क्या दर्शाता है, अपघर्षक का प्रकार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 273 नंबर का, कंसेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद क्या करना चाहिए। जैसे हमें नए ग्राइंडिंग व्हील को लगाना है और उसे कंसेंट्रिक चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए ट्विंग, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है लोडिंग, ऑप्शन डी है आपका ड्रेसिंग। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए ट्विंग।
दोस्तों कंसेंट्रिक चलने के लिए नई ग्राइंडिंग व्हील को लगाने के बाद हम ट्रूइंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है इसी में कि ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं और कब करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं और कब करते हैं, तो दोस्तों अगर देखिए सॉफ्ट मटेरियल कोई होता है, मान लीजिए उसका अगर हम ग्राइंडिंग करते हैं उसका, तो उसका जो कड़ होता है वो हमारे ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाता है। तो उस कड़ को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, ड्रेसिंग करते हैं। और अगर कड़ जो फंस जाता है तो हमारा क्या होता है, लोडिंग में आएगा वो। आपका अगला प्रश्न है 274 नंबर का, ब्लास्ट फर्नेस में प्राप्त उत्पादन क्या है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इस प्रश्न में 274 नंबर के कि ब्लास्ट फर्नेस में प्राप्त उत्पादन क्या है। तो आपका ऑप्शन ए पिग आयरन, ऑप्शन बी आपका कास्ट आयरन, ऑप्शन सी आपका रॉट आयरन, ऑप्शन डी आपका नरम लोहा। दोस्तों ब्लास्ट फर्नेस में हमारा जो उत्पादन होता है वो पिग आयरन का होता है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि कास्ट आयरन किस फर्नेस में उत्पाद होता है, तो आपका उसमें राइट आंसर होगा क्यूपोला फर्नेस। क्यूपोला फर्नेस में हमारा कास्ट आयरन का उत्पाद होता है। अगर आपसे पूछ ले कि राट आयरन, तो दोस्तों हमारा जो राट आयरन होता है वो पुडलिंग फर्नेस में होता है। किस में होता है, पुडलिंग फर्नेस में होता है। चलिए अपने बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 275 नंबर का। जो हमारा 275 नंबर का प्रश्न है, माइग्रेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल के निर्माण के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है माइग्रेट और बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल का हमें निर्माण करना है, मतलब बनाना है, तो हम किस धातु का उपयोग करेंगे। चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका है कोबाल्ट, ऑप्शन बी है कैडमियम, ऑप्शन सी है वेनेडियम, ऑप्शन डी आपका मोलिब्डेनम। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन है कोबाल्ट। माइग्रेट बॉल बेयरिंग और कटिंग टूल निर्माण के लिए हम कोबाल्ट धातु का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पायराइट्स अयस्क में कितना तांबा होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि पायराइट्स अयस्क में तांबा कितना होता है। तो ऑप्शन ए आपका 0.15, ऑप्शन बी है 0.32, ऑप्शन सी है 0.5, ऑप्शन डी आपका 0.45। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 0.32। तो हमारा पायराइट में तांबा होता है 0.32। अगला प्रश्न है 277 नंबर का, कौन सी धातु कई प्रकार के अम्लों के लिए प्रतिरोधी है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन सी वो धातु है जो अम्लों के लिए प्रतिरोधी होती है। तो ऑप्शन ए आपका टिन, ऑप्शन बी है निकल, ऑप्शन सी है लीड, ऑप्शन डी आपका क्रोमियम। तो जो हमारा राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी क्या, लीड। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप गेज का उपयोग क्या है। दोस्तों आपसे इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा गेज होता है टेलीस्कोप गेज, इसका उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए आपका गहराई नापने के लिए, ऑप्शन बी आपका बाहरी आयाम को मापने, ऑप्शन सी आपका कोणीय आयाम को मापने के लिए, ऑप्शन डी आपका छेद स्लॉट के आकार को मापने के लिए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, छेद स्लॉट को आकार को मापने के लिए हम टेलीस्कोप गेज का उपयोग करेंगे। दोस्तों अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि टेलीस्कोप गेज किस मटेरियल का बना होता है, तो वो बना होता है हमारा एलॉय स्टील का। टेलीस्कोप गेज हमारा एलॉय स्टील का बना होता है। अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछता है बाहरी आयाम को मापने के लिए किस गेज का उपयोग करेंगे, तो बाहरी आयाम को मापने के लिए हम रिंग गेज का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे दोस्तों, रिंग गेज का। अगर आपसे पूछता है कोणीय आयाम को मापना है, तो दोस्तों कोणीय आयाम को मापने के लिए हम बेवल गेज का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। दोस्तों अगर हम मान लीजिए टाइपिंग करते हैं तो हमारा
टूट गया हो, टाइपिंग करते होल में ही उसका टूट गया हो, आधा भाग उसमें फंस गया है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, किस विधि के द्वारा निकालेंगे। तो आपसे यही पूछा जा रहा है, सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि का उपयुक्त है। ऑप्शन ए आपका एजी आउट विधि, ऑप्शन बी आपका ड्रिल होल बनाना, ऑप्शन सी आपका प्रिंक पंच विधि, ऑप्शन डी है वर्गाकार टेपर पंच का उपयोग। जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी प्रिक पंच विधि। प्रिक पंच विधि दोस्तों क्या होता है, जिसमें हमारा मान लीजिए टूल फंस गया है जिस होल में, उस होल के ऊपर हम पंच को रख के पंचिंग करेंगे, मतलब क्या हैमर से पंच से मारेंगे तो होल वो टूल जो उसमें हमारा पट्टा जो उसमें हमारा टूल फंसा है वो निकल जाएगा। अगला प्रश्न आपका 280 नंबर का, काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण कितना है। दोस्तों हमारा एक काउंटर सिंक स्क्रू होता है, उसका कोण आपसे पूछा जा रहा है, उसके हेड का कोण कितना है। तो ऑप्शन ए है 60 डिग्री, ऑप्शन बी आपका 90 डिग्री, ऑप्शन सी आपका 105 डिग्री, ऑप्शन डी आपका 120 डिग्री। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कितना 90 डिग्री। काउंटर सिंक हेड स्क्रू का कोण हमारा 90 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न है हमारा 281 नंबर का, ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित किया गया कोड का नाम क्या है। दोस्तों ये हमारा ड्रिल बिट है, ठीक, और इसमें ये एक्स के रूप में चिन्हित किया गया भाग है। आपको इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ऑप्शन ए आपका छेनी का कोण, ऑप्शन बी है रेक कोण, ऑप्शन सी है बिंदु कोण, ऑप्शन डी है चिप क्लियरेंस कोण। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, चिप क्लियरेंस कोण। ये हमारा चिप क्लियरेंस कोण है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ड्रिल बीट का कटिंग एंगल कितना होता है, ठीक, डिग्री पूछता है दोस्तों, कटिंग डिग्री 118 डिग्री का होता है। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें हमको बिंदु कोण बताइए कि इस बीट में बिंदु कोण कहाँ है। तो दोस्तों ये हमारा बिंदु कोण है, ये बिंदु कोण है। आपका अगला प्रश्न है 282 नंबर का, ड्रिल बीट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित होता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है ड्रिल बीट में हमारा एक हेलिक्स कोण होता है, वो किस कोण से निर्धारित होता है। तो आपका ऑप्शन ए बिंदु कोण, ऑप्शन बी है रेक कोण, ऑप्शन सी आपका चीजल कोण, ऑप्शन डी आपका क्लियरेंस कोण। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्या होगा, रेक कोण। अगला प्रश्न है, ट्रिमर का उपयोग क्या है। दोस्तों आपको मैंने इसके पहले भी प्रश्न में रिमर का उपयोग बता चुका हूं, फिर से दोबारा पूछ रहा है रिमर का उपयोग क्या। आपका ऑप्शन ए छेद करना, ऑप्शन बी एक छेद को बड़ा करना, ऑप्शन सी आपका छेद में थ्रेडिंग करना, ऑप्शन डी आपका ड्रिल किए गए छेद के सही आकार में फिनिशिंग करना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ड्रिल किए गए छेद के सही आकार में फिनिशिंग करना। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि रीमर का अलाउंस कितना है, रीमर का अलाउंस कितना है। दोस्तों हमारा रीमर का जो अलाउंस होता है आपका 5 mm, 5 mm के लिए होता है हमारा रीमर का अलाउंस 0.4 mm। अगर 5 mm से अधिक हमारा होगा तो उसका होगा अलाउंस 0.8 mm। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने, देखते हैं। देखिए मान लीजिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा कि हमें छेद करना है, तो दोस्तों हम छेद किससे करेंगे। तो छेद जो हम करेंगे दोस्तों वो ड्रिल से करेंगे, ड्रिल बीट से हम छेद करेंगे। अगर थ्रेडिंग करने के लिए पूछ ले आपसे कि छेद में थ्रेडिंग करना है, तो छेद में हम जो थ्रेडिंग करते हैं वो करते हैं किससे, टैप से। टैप से हम अंदरूनी को चूड़ी को काटते हैं। अगर मान लीजिए आपसे इसी में पूछ ले एक छेद को हमें बड़ा करना है, तो किस टूल का या किसका उपयोग करके एक छेद को हम बड़ा करेंगे। तो एक छेद को बड़ा करेंगे हम किसका, बोरिंग टूल के द्वारा। आपको अगला प्रश्न है, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों हमारे ड्रिल के 3 प्रकार बनाए जाते हैं। पहला होता है आपका एन, दूसरा होता है एच, तीसरा होता है यस। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है टाइप एन
तो हमसे इसमें पूछा जा रहा है टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य। तो आपका ऑप्शन ए कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन बी आपका भंगुर सामग्री के लिए इस्तेमाल, ऑप्शन सी आपका नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी आपका सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग। तो दोस्तों जो हमारा एन का मतलब होता है क्या, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। मैंने क्या बोला आपसे, एन एच यस, तो आपका एन से होता है, ये आपका एन है, सामान्य निम्न कार्बन स्टील के लिए उपयोग। अगर आपसे यही पूछ ले कि एच ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है, दोस्तों हमारा जो एच होता है वो होता है कठोर मटेरियल के लिए, कठोर मटेरियल के लिए इस्तेमाल के लिए आता है दोस्तों एच। अगर आपसे यही पूछ ले कि यस, मान लीजिए मैंने आपसे क्या बोला एन एच यस, तो मैंने आपको एन बता दिया, एच बता दिया, अब हमें आपको बताना है क्या यस। अगर आपसे पूछ ले टाइप यस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य, दोस्तों हमारा जो टाइप यस होता है वो हमारा क्या होता है, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है क्या, टाइप यस। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से रीमर में लंबा टेपर लीड होगा। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सा वो रीमर है जिसमें टेपर लीड लंबा होगा। ऑप्शन ए हैंड रीमर, ऑप्शन बी है सॉकेट रीमर, ऑप्शन सी है मशीन रीमर, ऑप्शन डी आपका हेलिकल फ्लूट्स रीमर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सॉकेट रीमर। अगला प्रश्न है हमारा, और इस पार्ट का ये लास्ट प्रश्न है आपका, पायलट के साथ हैंड रीमर में पायलट का कार्य क्या है। दोस्तों पायलट के साथ हैंड रीमर है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पायलट का कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए होल का आकार सही रखें, ऑप्शन बी है होल से बर को दूर करता है, ऑप्शन सी है रीमर को सुचारू कार्य प्रणाली प्रदान करे, ऑप्शन डी है रीमर को रीमड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या है, रीमर को रीमड होने वाले होल के साथ कंसेंट्रिक करने के लिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए आए हों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन पहले मिल जाए।